Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the newspaper of 28th of October. Recently, Germany Chancellor had visited India for the bilateral talks in which India had uh, negotiated on various issues. For example, Germany has been saying that they will focus on 20 to 1 lakh visa for Indian skilled worker. Similarly, on the issue of technological transfer, Germany will help India to establish manufacturing industry to diversify from Chinese economy. तो उसमें से एक एग्जांपल ये लैंडमार्क फॉर द इंडिया स्पेस डिफेंस इंडस्ट्री C295। स्पेन के साथ ही किया गया था और टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस डिफेंस स्पेस एयरबस 295। This is Darbar Hall of Lakshmi Vilas Palace in Gujarat. Recent surge in vegetable prices is not an anomaly. It is due to the deeper inefficiency and vulnerability in the value chain. जैसे क्वेश्चन उठता है कि वेजिटेबल इन्फ्लेशन इज 36% कंट्रीब्यूटिंग टू द CPI इन्फ्लेशन, तो बोल सकते हैं कि टॉप 10 कम्युनिटी दैट कंट्रीब्यूट टू CPI इन्फ्लेशन आर ऑल वेजिटेबल। तो CPI इन्फ्लेशन है वो एक तरह से वोलेटाइल है और पेरिसेबल गुड्स है एक तरह से वेजिटेबल। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इफ देयर इज अ मिसमैच देन द प्राइसेस विल इंक्रीज। तो उसमें वेजिटेबल में भी टॉप टोमेटो अनियन एंड पोटैटो इट हैज बीन इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर कॉप वेब मॉडल के कारण होता है कि व्हेन देयर इज अ ह्यूज सप्लाई ह्यूज डिमांड सबको फिर अगले साल के लिए शो करते हैं और उस साल डिमांड क्रैश करता है तो एक तरह से साइकिल में फंस जाता है। फिर लॉस फ्रॉम द वाइट फ्लाई इन्फेस्टेशन वर्सेनिंग ऑफ द सप्लाई शॉर्टेज एक्सेट्रा। सिमिलरली अनियन प्राइसेस कभी इट इज स्लाइटली लोअर। फिर रेनफॉल भी कुछ जगह में कम हुआ डीलिंग अराइवल ऑफ टाइटनिंग सप्लाई इसी कारण हुआ। पोटैटो अभी बोल सकते हैं कि रबी पोटैटो lower arrival to mandis had resulted in spike in prices. The Operation Green was very important scheme with regard to top to stabilize the prices and streamline the value chain. क्योंकि जब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का बात करते हैं 18 to 26% है ओवरऑल में सभी का अगर क्यूमुलेटिव देखा जाए तो 10% से ऊपर ही है सब में जो लॉसेज है। तब भी हम लोग को बात किया था क्या करना चाहिए। तो पहली बात है वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फिर how the farmer wastage can be reduced by turning it into the paste and puree food processing हो गया। second would be focusing on cold storage mechanism। third would be कि farmer जो है जैसे हम लोग बात करते हैं with regarding to PACS and associated storage mechanism with the help of PACS तो फार्मर अपने घर के बगल में स्टोर कर सकते हैं और डायरेक्टली अगर ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ही बेच सकते हैं रादर देन गोइंग टू द मंडी। तो ई नैम से अगर डायरेक्टली फार्मर को कनेक्ट कर दिया जाए इन लॉन्गर रन रादर देन मंडी तो उससे हो सकता है कि फार्मर एक खुद भी एक ऑटोनोमस काम कर सकते हैं उनके और कनेक्टिविटी फार्मर से फायदा होगा कि जिन जो बायर को चाहिए होगा वो फार्मर के पास आके ले सकते हैं उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगा जाने के लिए।
India biopharmaceutical industry, one of the fastest, $60 billion, और biopharmaceutical are medicine made from the living cell, इसलिए फार्मास्यूटिकल होता है एक और बायोफार्मास्यूटिकल. बायोफार्मास्यूटिकल यीस्ट बैक्टीरिया अगेंस्ट द कन्वेंशनल ड्रग दैट इज मेड फ्रॉम केमिकल. वो एक तरह से ऑटोनोम्यून डिजीजेस, इन्फ्लेमेटरी, सब चीज को एक तरह से डील करने के लिए. तो उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिक और बायोसिमिलर्स. बायोसिमिलर्स वो होता है दैट दैट इज क्लियर बाय द अथॉरिटी फॉर प्रिस्क्रिप्शन. दे फॉलो बायोलॉजी. They treat the same disorder as the first biological drug. For example, hepatitis B. और उसका जो मार्केट है वो बढ़ते जा रहा है इंडिया के अंदर में. This will open opportunity for the window for the Indian biopharma to launch similar biosimilar product. की एग्जाम्पल, की इनिशिएटिव मेक इन इंडिया है, उसके अंदर में नेशनल बायोफार्मा मिशन है जो उसको हेल्प किया जा रहा है बाय द बायोटेक्नोलॉजी बीरैक, इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल. दे कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर को. लेकिन इतना करने बावजूद भी 3% है वर्ल्ड वाइड बायोसिमिलर प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर में. तो क्या कर सकते हैं? तो पेटेंट, आईपीआर, फिर जेनरिक मेडिसिन फोकस कर सकते हैं इसमें भी. हम्म. और पेटेंट एवरग्रीनिंग होता है कि सेम पेटेंट को वापस से किया जाए, उसको भी आप कंट्रोल कर रेगुलेट कर सकते हैं. क्योंकि इंडिया में इंडियन पेटेंट्स एक्ट से पूछा भी गया था एक बार पीटी में कि if evergreening is allowed तो aims to prevent evergreening by rejecting the patent for small innovation. ऐसे इनोवेशन होना चाहिए जिससे एफिशिएंसी बढ़े rather than कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस है ड्रग के अंदर में. फॉर एग्जाम्पल ग्लीवैक एक ड्रग था टू ट्रीट ल्यूकेमिया, was rejected at it did not show significant technical advancement. और भी दूसरा एस्पेक्ट है कि affordable of the biosimilar is seen as ongoing controversy regarding pertuzumab. It is used to treat certain kind of breast cancer. क्यों प्रॉब्लम है कि ह्यूज डिजीज बर्डन, पॉपुलर डेंसिटी एंड पेटेंट एवरग्रीनिंग इज चैलेंज. अफोर्डेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन, इसी कारण भी ड्रग्स महंगा हो जाता है और उसको यूज नहीं किया. तो इंडिया नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म जिससे हम लोग गार्ड कर सके. और बायोसिमिलर प्रोजेक्ट सिमिलर बायोसिमिलर is a project that is almost identical to the original product. इसको बायोसिमिलर बोलते हैं. It can be manufactured after the original product patent expires. Biosimilar and the original product are made from the living organism, but they may be made in a different ways. अफोर्डेबल बनाया जाता है और उससे ज़्यादा एक तरह से इंक्लूसिव बनते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट. उसमें रिएक्टिविटी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, प्योरिटी सब एक तरह से सिमिलर होते हैं, इसलिए नाम है ऑलमोस्ट सिमिलर. अब बायोलॉजिक के हाँ बायोलॉजिक होता है. इट इज मेडिसिन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल केमिकल ड्रग because it is developed from biological sources. For example, cells, protein, nucleic acid. Biosimilar is a biologic medicine, highly similar, comparable efficiency to the reference biologic. Hmm.
इसका मतलब केमिकल ड्रग जो बात करते हैं उसके लिए जेनरिक मेडिसिन हो गया, जो ऑल्टरनेटिव हो गया। लेकिन जो हम लोग बात करते हैं फॉर द बायोलॉजिक, जो दैट इज मेड फ्रॉम द सेल, उसके लिए बायोसिमिलर हो, उसमें जेनरिक मेडिसिन नहीं बोलते एक तरह से। सिटीज एयर पोल्यूशन हर साल होता है। दिल्ली के जो एनुअल एक्वायर एवरेजेस है वो 200 के अराउंड है, वो बढ़ के 450 पहुंच जाते हैं। क्यों होता है? तो एक स्टडी हुआ था जिसमें बात किया था कि वेहिकुलर एमिशन के कारण भी एक एस्पेक्ट है, डस्ट पॉल्यूशन है, स्टबल बर्निंग भी है, और दिवाली के समय में द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन इज ड्यू टू क्रैकर, बर्निंग ऑफ द क्रैकर्स। तो आईआईटी कानपुर ने स्टडी किया 2015 में, जिसमें बात किया था कि टॉप 10 कंट्रीब्यूटर जो है, टॉप कंट्रीब्यूटर PM10, और रोड डस्ट का जो कंट्रीब्यूशन 56% है, व्हीकल का 10% है। तो और 2.5 जो है PM, उसमें रोड डस्ट 38% है, व्हीकल का 20 है, फ्यूल बर्निंग 12 है। तो ये दिखाता है स्टेबल बर्निंग जो है वो खाली इस समय में कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन ओवरऑल साल भर में बोला जाए तो उनका परसेंटेज कम है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश किया गया था, उसको बोलते हैं कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, अक्टूबर 21 से, जिनका रोल था कि कैसे एयर पोल्यूशन इन NCR एंड सराउंडिंग कुछ रीजन में इम्प्लीमेंट करें। पर्टिकुलरली जो दिल्ली में होगा वो एक तरह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड क्यों है? क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्स है इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कि हाउ मच पॉल्यूशन इट इज देयर, उसके अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्स रहेगा वो इट विल बी इन अ ग्रेडेड मैकेनिज्म, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। इसमें और एन इवन हो गया, स्कूल बंद हो गया, बाकी शॉर्ट टर्म मेजर्स हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर्स का बात ही नहीं हुआ इसमें अभी तक एक बार भी। इसे बोला जाए कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटी को बंद कर दिया जाए, और इवन पर फोकस किया जाए। तो rather than focusing on small शॉर्ट टर्म मेजर्स, क्या हो सकता है? तो पहला बात है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हम लोग परसों ही बात किए थे रिगार्डिंग स्टबल बर्निंग एसोसिएटेड चैलेंजेस पंजाब में है, क्योंकि वहां डिले इन सोइंग पीरियड होता है। पहले में एक एक्ट है वहां पर दैट प्रिवेंट्स द फार्मर फ्रॉम ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड, दे आर डिपेंडेंट ऑन द मानसून। तो मानसून आता है तभी यूज कर सकते हैं, ऐसे पानी निकाल नहीं सकते, इसलिए लेट हो जाता है। इसलिए जब लेट होता है हार्वेस्ट लेट होता है, हार्वेस्ट इस समय आता है, इसलिए पोल्यूशन होता है। दूसरा कि जो एकड़ में जो हार्वेस्टिंग है उसके लिए जो लेबर चाहिए बहुत महंगे हैं, 4000 रुपीज पर एकड़, एक तरह से मशीन का कॉस्ट है, हैप्पी सीडर बाकी सबका। तो क्यों करेंगे, जला देंगे डायरेक्टली। जलाने से ओवरऑल प्रॉब्लम होता है, सोशल पॉल्यूशन तो होता ही है, सॉइल इनफर्टिलिटी होता है, ऊपर से अगले साल फिर से और यूरिया चाहिए होता है, तो ऊपर देखा जाए तो साइक्लिक सिस्टम में फंस जाते हैं। इसलिए वी नीड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। बासमती वैरायटी, उसके लिए क्या किया जा रहा था कि हम लोग एक और पहले पढ़े थे रिगार्डिंग प्राइस डेफिशिएंसी सपोर्ट सिस्टम, प्राइस सपोर्ट सिस्टम। दो चीज फोकस किया जा रहा है फॉर द मस्टर्ड, फॉर द ऑयल सीड एक्सेट्रा, सो दैट पैडी और वीट कल्टीवेशन इसको रोक, इसको कम कर। आर्टिफिशियल रेन ये भी एक शॉर्ट टर्म मेजर है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्लाउड स्टडी होना चाहिए, जो हम लोग फिर से पढ़े थे प्रोजेक्ट अंडर द प्रोजेक्ट मौसम, क्लाउड के बारे में जान सकते हैं, उसको फिर यूज कर सकते हैं। तो इस पे बात किए थे हम लोग, जब भी बात करते हैं हमेशा विंटर एक्शन प्लान का बात करते हैं, हम लोग ईयरली एक्शन प्लान की बात नहीं करते हैं। दिल्ली में जब विंटर आता है तभी हम लोग पोल्यूशन पोल्यूशन का बात करते हैं। वी नीड मच मोर एफिशिएंट मॉडल, जो IIT कानपुर है वो बोलते हैं। और भी कर सकते हैं, वेस्ट बर्निंग कम कर सकते हैं, वेस्ट सेग्रेगेशन प्लांट और उसका डंपिंग इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर से फोकस कर सकते हैं। रिप्लेसिंग बायोमास, इम्प्लीमेंटिंग वेडिंग सीजन, उसमें नॉर्म्स रिगार्डिंग क्रैकर, अफोर्डेबल मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
सीएनजी बसेस हो गए, तभी जाके कम हो सकता है। जैसे लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस, ये रोड डस्ट भी है। रोड डस्ट क्यों होता है? क्योंकि जनरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलते रह रहे हैं, तो हर एक जो कंट्री है उनके जो कैपिटल है उसमें प्रॉब्लम थे, चाहे वो बीजिंग क्यों नहीं हो। लेकिन स्लोली व्हेन द कंट्री बिकम्स मोर एंड मोर प्रॉस्परस, तब थोड़ा चेंजेस आता है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल भी चाहिए। यूनेस्को बिड टू गेट यूनेस्को टैग गुजरात डायनासोर पार्क, तो डायनासोर फॉसिल पार्क। तो जब हम लोग बात करते हैं विच रिगार्ड टू नेचुरल हेरिटेज, फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें एक ये हो गया जियो हेरिटेज हो गया। कॉन्सेप्ट है डायनासोर्स पार्क इन गुजरात, बालासिनोर तालुका। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बात करते हैं, फॉसिलाइज एग मिला है वहां पर, डायनासोर्स बोन मिला है वहां पर, स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? म्यूजियम इज फेसिंग पावर आउटेज, तो इसे फोकस करना चाहिए। अब लेबनान के एम्बेसडर इंडिया हैं, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड होते आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हिजबुल्ला और बाकी जगह भी स्ट्राइक किया गया था, उन पर स्ट्राइक किया गया था बाय द इसराइल। तो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो बेरूत का स्टैंड क्या है? टू स्टेट सोल्यूशन, एंड न्यू दिल्ली इज आल्सो एडवोकेटिंग दैट। तो ये पैलेस्टीन का सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इंडिया ने सपोर्ट किया था यूएन के अंदर में कि पैलेस्टीन को सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। India has had the rich legacy of anti-colonial struggle, commitment to justice and sovereignty. India has always supported the Palestinian cause. लेकिन at the same time, India has dehyphenated the relationship between Palestine and Israel because of strategic autonomy and strategic goal no longer. But at the same time, in the UN, India has supported Palestinian right for self-determination and statehood. और जल्दी से जल्दी there has to be certain kind of peace and diplomacy between each. Peaceful resolution. Digital arrest fraud. Prime Minister Narendra Modi have said कि 120 करोड़ इंडिया हैड लॉस्ट इन डिजिटल फ्रॉड। तो I4C, हमें सर्ट का बात करते हैं, एक और एक है I4C जो एमएचए के अंदर में आता है, और दूसरा जो सर्ट है वो मीटी के अंदर में आता है। तो अलग अलग इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विद रिगार्ड टू साइबर। तो डिजिटल फ्रॉड इज कैरिंग आउट इन म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया। तो डिजिटल स्लेव का हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें I4C, MEA, MHA, ED, NIA सब कोई बात कर रहे थे विद द म्यांमारीज, लाओस और कंबोडिया ऑफिशियल। क्योंकि यहाँ से जो जाते थे लोग, उनको पासपोर्ट ले लिया जाता था, वीजा एक्सपायर हो जाता था, उसके बाद उसको उनको स्लेव बनाया जाता था। तो ये एक एग्जाम्पल। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है, 7.4 लाख कंप्लेन है। तो मॉडस ऑपरेंडी क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर हैव सेड कि they collect so much information about you that you will be surprised. Create an atmosphere of fear and uniform government office setup, legal action. They will scare you on the phone. प्रेशर करेंगे कि आपको बताना होगा, जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। एवरी क्लास और एज ग्रुप फॉल विक्टिम टू डिजिटल अरेस्ट। पीपल शुड फॉलो 3 स्टेप्स: स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन। पैनिक होगा, शांत रहिए। तो ये हम लोग दिखाते हैं कि इट इज बीइंग रेज्ड एट अ वेरी नेशनल लेवल। तो आप डायरेक्टली फॉर एग्जाम्पल बोला जा रहा है कि आपके बेटे को पकड़ा ली, आपके बेटे मेरे हिरासत में, और जल्दी से आइए, तो आप बेटे को कॉल कर लीजिए रुक करके दूसरे मोबाइल से। बस 1 सेकंड रुकना है। सेकंड स्टेप, नो गवर्नमेंट हैज थ्रेटन ऑन द फोन लाइक दिस।
या डिमांड मनी ऑन द वीडियो लाइक दिस। अगर केयर है तो आप डायल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर 1930। नो सिस्टम है डिजिटल अरेस्ट इन दिस लॉ। फ्रॉड है, डिसीट है, गैंग ऑफ क्रिमिनल है। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर हैड बीन सेटअप, कि हर एक एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन की एस्पेक्ट इसमें आ गया। स्टूडेंट का क्या रोल है? अवेयरनेस फैलाए अगेंस्ट द साइबर क्राइम। एक लॉ आना चाहिए विद रिगार्ड डिजिटल अरेस्ट। तो और क्या कर सकते हैं इसमें? बात कर सकते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हो गया, स्कूल स्टूडेंट बाकी सबको बता सकते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। यूट्यूब चैनल फॉर एग्जांपल, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है I4C हो गया बाकी सब, उसके थ्रू एक कोई एक होगा सोसाइटी, वो यूट्यूब चैनल खोले, उसके थ्रू जो रिकरिंग इश्यूज है साइबर से रिलेटेड, उसमें क्या क्या स्टेप कर सकते हैं वो सब डायरेक्ट टेल सामने में होना चाहिए। कि प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए, कि लोग जा करके कभी जो यूट्यूबर है उसे सीखते हैं तो रादर देन ऑफिशियल चैनल पर जाएंगे कि ऐसा भी होने वाला है, ऐसा हो रहा है कुछ कुछ जगह पर, आप भी सावधान रहिए, वैसा टाइप। अगर 5 मिनट का क्लिप भी रहेगा तो लोग उसको देख करके थोड़ा सा अवेयरनेस तो बढ़ी जाएगी। प्लस दूसरा कि जब भी पुलिस आते हैं और अरेस्ट करने की बात करते हैं, एक पुलिस का एक पर्सनल नंबर होना चाहिए आई थिंक। और एवरी अरेस्ट के पहले पर्सनल नंबर शेयर करने का एक मैंडेटरी सिस्टम होना चाहिए, जिससे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि ये सही में पुलिस है कि नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ Significance of livestock census species it will cover. National Livestock Daring, it has launched 21st livestock census in New Delhi. उसके बाद होता है नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, पोल्ट्री, स्ट्रे एनिमल्स इन कंट्री। वो हर एक चीज, स्पीसीज, ब्रीड, एज, सेक्स, ओनरशिप स्टेटस, सब चीज इसको इंक्लूड करेंगे। तो 20 लाइफ स्टॉक सेंसस किया गया अभी तक में। प्रोसेस 21st के लिए स्टार्ट है। और वो गौशाला हो गया, इंडिपेंडेंट जगह हो गया, हर जगह जाएंगे, वेटनरी कॉलेजेस, पोल्ट्री फार्म, और एक्सपेक्ट करेंगे 30 करोड़ हाउस होल्ड में। क्या क्या होगा? कैटल, बफेलो, मिथुन, याक, पिग, कैमल, हॉर्स, पोनी, डॉग, सब चीज। तो all these breed will be recognized by ICR, National Bureau of Animal Genetic Resources, important institution है with regarding to the livestock. Secondly, प्रोडक्टिविटी में एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री इज कंट्रीब्यूटिंग 30% ऑफ जीबी। और लाइफ स्टॉक सेंशन से फायदा क्या होगा कि पॉलिसीज में हेल्प होगा, गोल अचीव कर सकते हैं, वन हेल्थ प्रोग्राम है उस पर अचीव कर सकते हैं, जो लोकल ब्रीड है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक जो फूड और न्यूट्रिशन है फ्रॉम द लाइफ स्टॉक उसको कर सकते हैं, प्रोटीन कहाँ से हम लोग यूज करते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी कम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन डेटा कलेक्शन होगा लाइफ स्टॉक सेंशन, पैस्टोरल एनिमल फोकस किया जाएगा, लाइफ स्टॉक और इकोनॉमिक सोशल स्टेटस पे फोकस किया जाएगा, ताकि कौन लोग कहाँ से कौन से रीजन में सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक पर फोकस करते हैं, तभी पॉलिसी इंटरवेंशन सच एज डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम द कल्टीवेशन कर सकते हैं। टार्डिग्रेड कैसे सर्वाइव करते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था विद रिगार्डिंग टू कि ऐसा कोई बैक्टीरिया एनिमल स्पीसीज है जो सर्वाइव कर सकता है। तो रेडिएशन कैसे सर्वाइव करते हैं, तो उसमें एक रिसर्च हुआ था, स्टडी फाइंड किया कि टार्डिग्रेड है to quickly repair double stand breaks in DNA due to radiation explosion due to the using a protein called
TRID1। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस होता है और वापस से डीएनए को रिपेयर कर देता है। इसी कारण टारडिग्रेड रिपेयर कर सकता है अपने आप को। इलेक्शन होने वाला है महाराष्ट्र में, फार्म सेक्टर तो क्वेश्चन उठता है, देयर इज नो ड्रॉट इन महाराष्ट्र दिस टाइम, लेकिन लो सोयाबीन, कॉटन एंड मिल्क प्राइसेस कुड स्टिल कॉज फार्म डिस्क्वाइट। शुगर प्रोडक्शन में अगर 24 का देखा जाए, महाराष्ट्र का में 100 लाख टन, दैट इज 10 मिलियन टन। उत्तर प्रदेश में तो पहले ड्रॉट आता था मराठवाड़ा रीजन में, अहमदनगर, सोलापुर, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। इस बार लेस डिस्ट्रेस है। एग्रीकल्चर जस्ट 11% अगर महाराष्ट्र जीडीपी। वर्कफोर्स लेकिन कितना है? 43%, बहुत ज्यादा है। 59% रूरल हाउस होल्ड एग्रीकल्चर में। और पॉलिटिकल क्रॉप कौन सबसे ज्यादा है? सबसे बड़ा शुगर केन है महाराष्ट्र के लिए। तो पॉलिटिकल क्रॉप कीवर्ड शुगर केन। शुगर अकेले नहीं है, सोरगम हो गया महाराष्ट्र वन में, पोमेग्रेंट वन में, अनियन वन में, कॉटन सेकंड में, सोयाबीन सेकंड में, चना, मिल्क प्रोक्योरमेंट गुजरात के बाद है। तो ये दिखाता है कि जो महाराष्ट्र है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट विद रिगार्ड टू एग्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें अलग नाम, हॉर्टिकल्चर इवन मोर कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड नासिक। कोंकण फेमस है मैंगो के लिए। तो ये मैप पे बना सकते, लिख सकते हैं इसको। हॉर्टिकल्चर में भी इशू है, ड्रिप इरिगेशन का चैलेंजेस है, वाटर सोल्यूबल लिक्विड फर्टिलाइजर, फंगीसाइड। जहाँ बम्पर प्राइसेस होता है, बम्पर हार्वेस्ट होता है, तब लो प्राइस हो जाता है। तो मिसमैच है एक तरह से। तो जस्टिस संजीव खन्ना विल बी द न्यू सीजेआई। और कैसे टॉप जज ऑफ एससी इज अपॉइंटेड? इट इज थ्रू द कोलेजियम सिस्टम। नवंबर 10 को रिटायर करेंगे। और ये जो नए वाले हैं, ये 6 मंथ तक होल्ड करेंगे, 25 तक। तो मई 25 तक ये 11 फॉर ये आएंगे जस्टिस खन्ना। इसके बाद BVR गवई, ये भी बहुत कम समय के लिए। सूर्यकांत, ये सबसे ज्यादा के लिए, जस्टिस सूर्यकांत, नवंबर 25 से लेकर फरवरी 27 तक। तो इसमें लिखा होता है बेसिस अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी द सीनियर मोस्ट जस्ट, पहली बात हो गया। और दूसरा की जो फर्स्ट जज के, सेकंड थर्ड के जज के, थर्ड में बोला है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट होता है जब यूनियन लॉ मिनिस्टर वो अप्रोप्रिएट टाइम पे रिकमेंडेशन मांगते हैं चीफ जस्टिस से कि कौन होंगे सीजीआई। अप्रोप्रिएट टाइम मांगते हैं, सीजीआई जो रिकमेंडेशन सेंड करते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल स्टार्ट होता है। फिर जो लॉ मिनिस्टर होते हैं वो रिकमेंडेशन फिर प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाता है कि कौन होंगे। फाइनल वर्ड जो सेंटर के पास है, लेकिन कन्वेंशन ऐसा होता है कि दे टेंड टू अपॉइंट हुएवर प्रेसाइडिंग सीजीआई रिकमेंड्स। तो कैसे होता है? कन्वेंशन डिसाइडेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हु हैव अपॉइंटेड एएन रे सीजीआई, जो सुपरसीड 3 मोर जजेस, इतने सारे जजेस को। क्योंकि जस्टिस रे थे वो थोड़ा कहीं ना कहीं फेवरेबल थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। तो अपॉइंटमेंट वाज अनाउंस द डे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस जजमेंट ऑन केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस जैसी अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद जस्टिस रे को अपॉइंट कर दिया गया था। जस्टिस रे वर पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी इन 7-6 वर्डिक्ट ऑफ 13 जज बेंच, जो अगेंस्ट में दिए थे केशवानंद भारती केस में, उनको अपॉइंट कर दिया गया था। इवन 1977 में जस्टिस आर खन्ना को अपॉइंट नहीं, हाँ, को सरपास कर दिया गया था और MH बेग को स्टैब्लिश किया गया था। जस्टिस खन्ना कौन थे? ही वाज लोन डिसेंटर इन एडीएम जबलपुर एंड शिवकांत शुक्ला केस।
जिसमें फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी, फॉर एग्जाम्पल एडीओ जबलपुर केस क्या था कि बिना किसी बात पे ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करके यू कैन नॉट अरेस्ट एनीवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी स्टूड प्राइमेसी इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो इसमें जो लोन डिसेंटर थे वो जस्टिस खन्ना ही थे, तो उनको भी अपॉइंटमेंट किया गया। तो दिखाता है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कैसे किया था। तो फिर क्या हुआ, एमओपी आता है कि एक तरह से मोस्ट प्रेफर्ड विच वॉज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। कैसे हुआ, फर्स्ट जज केस में जिसमें पूछा गया कि जो प्रेसिडेंट है उनका कंसल्ट लेना जरूरी है। सेकेंड जज केस 1993 में, थर्ड 1998 में। 1993 में क्या है कि मैंडेटरी है, एट द सेम टाइम 1+2 होना चाहिए, और थर्ड जज केसेस में और भी होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सीनियर मोस्ट जस्ट 1+4 होना चाहिए। तो कोलिजियम कंप्राइज ऑफ सीनियर मोस्ट जस्ट और सेंटर हैज टू टेक्निकली एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन। तो एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट वाज सेट अप इन 1999 ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द 3 जज केसेस, और उसके हिसाब से इंटरवेंशन किया जाता है। ई बस पुश जो है, इट इज ओनली टू बी promoted PME ड्राइव, एक नया स्कीम आएगा दैट इज फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल अक्रॉस द सेवरल सेगमेंट सिटीज के अंदर में भी। फेम के अंदर में स्टैब्लिश किया गया था सब्सिडीज कि आपको पैसे मिलेगा, एंड सिटीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बाकी जगह में भी बसेस को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जाएगा। लेकिन रीसेल वैल्यू बहुत कम है, बैटरी लाइफ का चांसेस इशू हो जाता है। 28 करोड़ पैसेंजर, 57% ऑफ टोटल राइड्स है, 64% ऑफ द व्हीकल किलोमीटर। इसलिए बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन कवर 250 to 300 किलोमीटर अगर आप यूज करेंगे तो। 8 लाख डीजल बसेस को अगर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत फायदा होगा, फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, क्रेडिट गारंटी बढ़ेगा। दूसरा इशू है कि चार्जिंग फैसिलिटी का इशू है, हाई रेंटल कॉस्ट है चार्जिंग फैसिलिटी के लिए। प्राइवेट इंटरसिटी बस ऑपरेटर में ऑल्सो फेस चैलेंज ड्यू टू पावर सप्लाई इशू, लिमिटेड ग्रिड कैपेसिटी। तो पीएमई ड्राइव इस पे बात होता है कि सब्सिडाइज 1800 बस चार्जर पर फोकस करेंगे। बिजनेस मॉडल वर्थ फॉलोइंग, इसमें बैटरी ओनरशिप फ्रॉम द व्हीकल ओनरशिप इट हैज बीन इसको डिफरेंस किया गया है। बैटरी शॉपिंग मैकेनिज्म है कि डायरेक्ट बैटरी चेंज करता, इट इज बीन डिस्कस्ड। इंडिया यूए बीआईटी बायोलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इसका पर्सपेक्टिव ये होता है कि दोनों कंट्री के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है इट विल बी प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्राइसिस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा। तो बीआईटी एक तरह से हर एक कंट्री के साथ साइन करने के बाद होता है, इट विल ब्रॉडन द स्कोप ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, it will strike balance between the promoting foreign investment और state try to regulate। और क्या कैसा स्टैंड रहेगा यूएई बीआईटी इंपॉर्टेंट स्टेप कि कैसे जो इश्यूज होगा उसको डील कर सकता है आर्बिट्रेशन से, थर्ड पार्टी सिस्टम से, और दोनों के जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्ट रहेंगे, उसे दोनों एफडीआई बढ़ेगा और ओवरऑल जो बिजनेस इंक्लूजन है वो बढ़ेगा। एफएमसीजी के लिए इंडिया न्यू पीपीपी इनिशिएटिव अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वो बात करता है आर&डी कैसे कर सकते हैं। तो बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, तो बायो E3 कीवर्ड है।
इसको कैसे रोल प्ले कर सकते हैं फॉर द सस्टेनेबिलिटी, बायो बेस्ड इंडस्ट्री मॉडल और एफएमसीजी के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल सोप जो है वो है पाम ऑयल पर डिपेंडेंट है। 90% पाम ऑयल कहाँ पर, मलेशिया, सुमात्रा, सब जगह पर है। तो क्या हम लोग पाम ऑयल को, और ऊपर से एनुअल वेजिटेबल ऑयल में पाम ऑयल 40% है, इंडिया में भी 60% से ऊपर हम लोग मंगाते हैं। तो पाम ऑयल की जगह कुछ और भी कर सकते हैं, उससे सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगा। सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी में बी क्रिएटेड, आर्टिफिशियल फैटी चेन बना सकते हैं। तो इसमें रिसर्च चाहिए बेसिकली। ऑल्टरनेटिव फूड फूड प्रोडक्ट हो गया या फिर फीड स्टॉक हो गया, उसके लिए एग्जाम्पल इसमें दिया है सिर्फ एक पाम ऑयल का। तो लोकली ग्रोन पाम ऑयल क्या किया जा रहा है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, इसमें बोला जा रहा है कि पाम ऑयल प्रोडक्शन एरिया 10 लाख हेक्टेयर बनाएंगे। लॉन्ग टर्म में 1 मिलियन टन प्रोडक्शन करेंगे। नो डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी है। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्मॉल होल्डिंग फार्मर के लिए भी। तो इससे बात हो जाए कि जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसका मैंडेट है कि रिसर्च इनिशिएटिव बढ़ाए, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 50,000 करोड़ से ऊपर कॉर्पस दिया गया है, ताकि गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बीच में लैब टू मार्केट स्कीम है उससे फोकस करे। तो उसके अंडर में एक बायो ई3 पॉलिसी, बायो ई3, इसमें बायो ई3 पॉलिसी बात करेगा कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी के लिए। दोनों को जोड़ेंगे तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगा, एट द सेम टाइम सेल्फ रिलायंस भी पहुंच सकते हैं, और एक रेनोवेशन भी बढ़ सकता है। इसरो इज नाउ प्लानिंग अ वीनस मिशन। मिशन ऑन फर्दर मून एक्सप्लोरेशन, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बढ़ेगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग टू लॉन्च निसार, जो नासा एंड इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन है एक तरह से, और प्रोबा 3 सैटेलाइट। अलग अलग मिशन है, गगनयान, ह्यूमन फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन 2028 तक, स्पेस स्टेशन बात किया गया 2028 तक। फिर वन अनक्रू मिशन होगा, प्लान 2 होगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल, अभी इस बात करते हैं PSLV, GSLV, अभी NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इस पे फोकस करेंगे। उससे क्या होगा कि जो रॉकेट है उसमें रीयूजेबल टेक्नोलॉजी भी लगा सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर कैसे रोल प्ले करेगा, तो इसमें PSLV विल बी बिल्ट बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, और लार्सन टुब्रो, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल आ गया। फिर नेक्स्ट चंद्रयान मिशन मून में भी बात किया जा रहा है। वीनस के लिए 2028 में अपॉर्चुनिटी है। तो अलग अलग मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। LVM-3 नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल, चंद्रयान 3 हो चुका है, चंद्रयान 4 विल बी ए सैंपल रिटर्न मिशन। तो चंद्रयान 1 में हम लोग ऑर्बिटर में गए, वहां पर फोकस किए कि पानी मिला कि नहीं, और मिला भी था। चंद्रयान 2 एक तरह से आधा फेलियर था, आधा सक्सेस था, ऑर्बिटर तक पहुंच चुके थे। विक्रम लैंडर और रोवर जो थे वो फेल हो चुके थे। चंद्रयान 3 इट इट सक्सेसफुली टच्ड ग्राउंड, और हम लोग पार्टिकल्स अब उस पर स्टडी किए, स्पेक्ट्रोस्कोपी से लेकर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। चंद्रयान 4 में हम सैंपल उठा के वापस लेके आएंगे, वो टफ मिशन है। स्कूप ऑफ द सैंपल, रॉक एंड सेल्ड कैनिस्टर के अंदर भर के, 2,000 करोड़ रुपीज है, 27 में होगा। फिर लूपेक्स, इससे क्या होगा, डिफरेंट मून लैंडर, और उसको लॉन्ग टाइम बोल रहा है कि क्रूड होना चाहिए, मतलब कि आदमी बैठ सके उसके अंदर। फिर और भी है, फॉर एग्जांपल स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस मिशन, 21 सैटेलाइट फोकस किया जाएगा, 26,000 करोड़। फिर निशार का बात है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो गया, रडार एंटीना हो गया,
अर्थ के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए। फिर प्रोबा 3 वे स्टडी सन्स कोरोना। ओ हाँ, तो प्रोबा जो 3 है एक तरह से बोल सकते हैं तो पीएसएलवी से लॉन्च होगा, इसलिए प्रोबा 3 इंक्लूड किया गया इसमें। समझ में? वो खुद का नहीं है सैटेलाइट, सैटेलाइट विल बी ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए, लेकिन लॉन्च पीएसएलवी से किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर का रोल है, एलईएपी मनात्सु ग्रीन प्रोपोर्शनल टेक्नोलॉजी यूज किया जाए, तो बेसिकली फ्यूल में फोकस करेंगे हम लोग। LVM-3 का बात कर लिए कि लॉन्च व्हीकल का बात कर लिए, मिशन का बात कर लिए, सैटेलाइट का बात कर लिए। अलग अलग सैटेलाइट का यहाँ पर है, यहाँ पर 21 सैटेलाइट एंड 21 प्राइवेट सेक्टर विल बी बिल्ट 31 26,000 करोड़। और इसमें बात हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड फ्यूल। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बेलेट्रिक्स एरोस्पेस अनंत टेक्नोलॉजी, फर्स्ट private Indian company to assemble, integrate, test two space docking experiment. Astrosat, first multi-wave space observatory। तो इतना सारा जो एस्पेक्ट है इसको हम लोग यूज करेंगे, तो इसमें बस एक एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ था वो है वीनस मिशन। स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, ये सब पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, एनजीओ यूज करते हैं और इसमें एक इमोशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं सो दैट लोग उस पर काम कर सके। कार्बन क्रेडिट द राइट टू एमिट, एक न्यू इंस्ट्रूमेंट है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, जो अभी बात होगा तो COP 29 में कैसे इसको रेगुलेट करे, कैसे ग्रीन वॉशिंग को रोके, और कैसे बात करेगी कार्बन एमिट विल बी द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द कार्बन। प्रूफ बताना होगा कि कितना, या फिर सर्टिफाइंग एजेंसी को कितना हमने कार्बन एमिशन कम किया, उसके हिसाब से आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, उसको बेच सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि वेरीफाई नहीं कर सकते, यही इशू सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसी बात चर्चा हो रहा है COP 29 बाकू में। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल नेशन इग्नोर्स ऑन फिंगर नेल, पावरफुल नेशन यूएस है, वहां पर इलेक्शन होने वाला है, वहां पर जो इलीगल इमिग्रेशन है उस पर क्वेश्चन उठता है कि अफर्मेटिव एक्शन आना चाहिए कि नहीं। हर एक जो वोटर है, माइनॉरिटी वोटर है, उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, मेन का अलग है, रिपब्लिकन का रूल अलग है, ऐसे। क्लाइमेट गोल COP 28 के अंदर में फाइनल एग्रीमेंट था, जिसमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को अचीव करेंगे। एट द सेम टाइम COP 28 के अंदर पहली बार जो कोल और बाकी जो नेचुरल गैसेस ऑयल, इसको बोला गया कि इट इज अ कल्प्रिट फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो COP 29 में बात हो रहा है विद रिगार्डिंग टू क्लाइमेट फाइनेंसेस, और ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस कैसे हो सकता है, $100 बिलियन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। COP 20 में फाइनल एग्रीमेंट में बात किया गया कि ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल हिस्टोरिकल था, क्योंकि फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक था आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट। की ओवरऑल बात किया गया कि आउटकम ग्लोबल कंपैरिजन कितना है, ग्लोबल का अचीवमेंट कितना हुआ अभी तक में, उससे बात किया था। एनडीसीए फोकस किया कि हर हर तीसरे साल में चेक होगा कौन कंट्री कितने अचीव कर चुके हैं एनडीसी के अंदर में, लेकिन क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे उतना नहीं हो पाया। तो इंडिया विल प्रेस फॉर $100 बिलियन कमिटमेंट, जो एक तरह से बात किया जा रहा था, इट वाज प्रॉमिस बाय द डेवलप कंट्री। The new collective quantified goal on climate finance in 2024 was discussed कि अब हम लोग सिर्फ बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे ऑन द फाइनेंस, बात करेंगे कि कैसे करें। पहले हमने बोला कितना करें फाइनेंस, $100 बिलियन उससे बात हो रहा था, अभी कैसे करें वो। सेंटर टू अर्थ स्टेट टू अडॉप्ट गति शक्ति, गति शक्ति एक तरह का इंटर कोऑर्डिनेशन मिशन है, जिसमें हर एक इंस्टीट्यूशन और एजेंसी है वो साथ में काम करते हैं, सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके इन अ वेरी सिनर्जी फॉर्मेट।
अलाइनिंग द 16 मिनिस्ट्री इंटीग्रेटेड प्लान कोऑर्डिनेशन होता है इसके अंदर में, हेल्प करता है। आरएसएफ मिलिशिया सूडान, जहां पर नॉर्थ सूडान साउथ सूडान अफ्रीकन रीजन में है, नियर द इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया। तो सूडान में बोल सकते हैं कि वाइट नाइल पास होता है, ब्लू नाइल भी पास होते हैं। और सूडान में एक तरह से गवर्नमेंट और वर्सेस आरएसएफ दोनों के बीच में क्लैश चल रहा था, इसी कारण प्रॉब्लम हो रहा था। तो आरएसएफ है, आरएसएफ मिलिशिया। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए फंडिंग द सोल्यूशन, आरईसी लिमिटेड हो गया, काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र प्लान जीसीसी पॉलिसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इसका काम क्या है कि एक ही की वर्ड है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये हर एक स्टेट के अंदर मानना चाहिए, ताकि ऐसा जगह बनाए जहां पर बाहर से हम लोग इस्टेब्लिश कर सके सेंटर, इंस्टीट्यूशन, और जॉब क्रिएट कर सके। जीसीसी से फायदा क्या होगा? स्टाफिंग बढ़ेगा। और जो एग्जिस्टिंग जीसीसी जो है वो बेंगलुरु में है, पुणे और मुंबई में 12 से 14% है। तो क्या होता है कि हर एक सिटी के अंदर में ओवर क्राउडिंग हो जाता है। तो जीसीसी अगर कहीं और होगा तो ओवर क्राउडिंग कम होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, और इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मल्टी सिटी स्ट्रेटेजीज को बोलते हैं। तो तो अभी ऐसे कौन से चैलेंजेस है जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में हेल्प कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अलग अलग जोन है। अब है कि जोन तो सबसे ज्यादा जोन जो है ना, मोस्टली बड़े बड़े जीसीसी हो गया, कि कैपेबिलिटी सेंटर हो गया, कि जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर हो गया, या फिर वो एक ही जगह पे प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि वहीं पर ही इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाता है और लोग माइग्रेट करते हैं वहां पर। तो इसमें अलग अलग सेंटर स्टेट बात करते हैं कि अलग जगह होना चाहिए। इट इज अ फुल्ली ओन्ड ऑफशोर एंटिटी दैट प्रोवाइड्स रेंज ऑफ सर्विसेज टू पेरेंट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, इनोवेशन प्रमोट करने की बात करते हैं, टैलेंट का बात करते हैं। इंडिया इज होम टू 1800 जीसीसी, एम्प्लॉय करता है 1.3 मिलियन पीपल। कहाँ कहाँ पे? बेंगलोर, गिफ्ट सिटी, गुरुग्राम, हैदराबाद, मुंबई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉर्गन स्टैनली का हेडक्वार्टर कहीं और है, तो उसका जो सेंटर होगा ना, वो तो इंडिया में होगा ना कहीं, ताकि इंडिया को डील कर सके। तो वो सेंटर कहाँ पर होगा? तो मोस्टली 39% जो है ना, ऐसा ऐसा कंपनी का, बहुत सारी कंपनी है, वो बेंगलुरु में अकेले है, सोचो। इसलिए बोला जा रहा है कि हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सिर्फ बैंगलोर पर नहीं होगा ना, कोई बैंगलोर से लोग जाते हैं, दिक्कत हो जाता है, तो इक्विटेबल नहीं। हम्म। यूपीआई बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल रुपीज कर रहे हैं। एनपीसीएआई, ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, एक पेमेंट सेटलमेंट एक्ट हो गया। इसके अंदर में जो पेमेंट सिस्टम है ना, वो एनपीसीआई संभालता है, और जो बैंकिंग एरिया है वो आरबीआई संभालता है। ये बस फर्क। आरबीआई इज टेकिंग टू लिंक यूपीआई विद अदर कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगापुर, यूएई, भूटान, ये सब में बात हो रही है। ई रुपये की बात करेंगे रिगार्डिंग द सीबीडीसी, सेंट्रलाइज बैंक डिजिटल करेंसी, बाय एलिमेंटिंग मल्टीपल इंटरमीडिएटरीज, लो कॉस्ट, इससे फायदा हो। रैशनलाइजिंग जीएसटी रेट, बहुत सारे जीएसटी रेट है, उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, उससे बात हो रहा था कि बार बार रिव्यू करते हैं, और एक तरह से किसी किसी में था 28%, 16%, 18%, तो दिक्कत होता है। वन नेशन वन टैक्स तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा ऐसा इतना सारा ऐसा स्कीम है, 0, 5, 10, 12, 18, 28, डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑफ गुड्स। 28 मोस्टली यूज होता है लग्जरी प्रोडक्ट है सब। प्रोसेस भी एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो रैशनलाइज इसको कर सकते हैं। पेट्रोलियम और बाकी अल्कोहल को भी इंक्लूड कर जीएसटी के अंदर में। ये यूनानिमस नहीं है इसमें भी, क्योंकि हर एक स्टेट चाहती है कि उनका अलग रहे कंट्रीब्यूशन जीएसटी में। यूईवी भी कैसे चाइना में प्रमोट किया जा रहा है, उससे कैसे फायदा हुआ? एयर क्वालिटी बढ़ा, अच्छा हुआ वहां पर। 22 मिलियन, 2 करोड़ ईवी हो चुका है अभी तक में। 40% ऑफ व्हीकल सेल है। 100% कुछ कुछ जगह में इलेक्ट्रिक बसेस है। बात करें 45% हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेल कर सकते हैं। 80% हम लोग आने वाले समय में ईवी फोकस कर सकते हैं।
तो सब्सिडीज कितना दिया गया? तो बोल सकते हैं कि 105 लाख करोड़ के आसपास सब्सिडी दिया गया। नहीं, 2.34 लाख करोड़ है ना। $40 बिलियन सब्सिडी है ईवी के अंदर में। $40 बिलियन। और दूसरा बैटरी सिस्टम फोकस किया गया है, रॉ मटेरियल फोकस किया, और प्लस उनके पास तो है ही, आत्मनिर्भर वो है ही। इंडिया में भी बात किया गया फेम का, लेकिन बहुत कम है। 5 से 20 हजार रुपया है। 11 हजार करोड़ सिर्फ हुआ है। वहां पर 2.5 लाख करोड़ है, बहुत ज्यादा है पर। अभी ई बस सेवा और पीएम ई ड्राइव, ये दो अलग स्कीम है फेम इनिशिएटिव के अलावा, जो फोकस करेगा ई बसेस पर, ई एम्बुलेंस पर, ई ट्रक पर। तो हम लोग ईवी जो बात करते थे वो हमेशा बात करते थे कि टाटा नेक्सॉन, स्कूटी, ये सब का, लेकिन कभी बसेस का, ट्रक का बात नहीं की कभी। तो ई पीएम ई ड्राइव के अंदर में ट्रक का बात किया जाएगा, ई एम्बुलेंस की बात की, जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज है, जो रोज चलता है, लाख लाख किलोमीटर हो जाता है उनका। और उससे क्या फायदा होगा कि लगातार यूज होगा, उसमें रीपरचेस ऑब्लिगेशन होना चाहिए, कि जब लगे कि बैटरी खराब हो रहा है तो बैटरी को रीपरचेस वही कंपनी करे किया जाए, वहां पर बैटरी निकाल के दे दो, और एक रिसाइकिल भी हो जाएगा वो कंपनी के द्वारा, और बाकी उनको कंपनी में फायदा हो जाएगा। एआई के डेमोक्रेटाइज क्वालिटी एजुकेशन रिमोट एरियाज, रोल ऑफ ई लर्निंग, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। एआई से फायदा हो सकता है कि अगर वीआर सेट अगर अवेलेबल होगा तो इट विल रेवोल्यूशनाइज द एजुकेशन सिस्टम। वैसे वीआर सेट एक एप्पल का भी है, और एक है क्वेस्ट, जो फेसबुक मेटा का है, 26 हजार रुपीज, 26 हजार का है। अगर वो और अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाता है तो उससे पहन के बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, उससे पूरा जो इमेजिन करना पड़ता था, हार्ट कैसे काम करता है, फिर कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करते हो, वो दिक्कत हो जाता है, वो एआई से हम लोग डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। एआई से फिर इमेजिनेशन में फोकस कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। एआई से फिर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट दिक्कत हो रहा है समझने में वो। कोचिंग सेंटर जो है उस पर रिलाइंग कम हो सकता है। फिजिकल डिसेबिलिटी है, कोई देख नहीं पा रहे हैं, तो एआई उसको कन्वर्ट कर सकता है स्पीच स्पीच में, टेक्स्ट टू स्पीच। अगर सुन नहीं पा रहे हैं तो सबटाइटल हो गया। तो अलग अलग एस्पेक्ट में एआई यूज कर सकता है, आप तो डेमोक्रेटाइज कर सकता है मॉडल। लेकिन ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, गाइडलाइन होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, ताकि अनएथिकल यूज नहीं होगा इसमें। इसे बात किया कि एडवर्टाइजमेंट क्या होना चाहिए। कैंसर एडवर्टाइजमेंट का ये होता है कि उनका जो इमेजेस होता है ना, हाँ ये शायद इसके लिए था, कोई कम, किसका तो था, जिसमें इनसेंसिटिव तरीके से बताया गया था कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे डील किया जाए, कैसे चेक किया जाए। वाला तो एनजीओ जो हाँ हाँ, एनजीओ, हाँ। उसको हम्म ऑरेंज कंपेयर किया गया था, तो बेसिकली ये बात का सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाया जाए, तो इनसेंसिटिव मेथड है। तो हाँ जो नॉर्मल मेथड होता है कि रिबन होता है या कुछ और भी हो गया, आप बता सकते हैं। अ, तो वो एक बोल्ड क्रिएटिव चॉइस, तो ये गलत है एक तरीके से, जेंडर सेंसिटिव फोकस किया जाए। ग्रीन वॉशिंग नॉर्म्स लाइकली टू स्पार्क क्लास एक्शन। सो क्लास एक्शन क्या होता है कि बहुत सारे जो, अगर कंप्लेन है तो एक ही कंप्लेन के अंदर उसको कर्व किया जाता है, उसको लिखा दिया जाता है, उसको क्लास एक्शन बोलते हैं। तो हाँ, तो इससे बात हो रहा है कि ग्रीन वॉशिंग नॉर्म जो स्टैब्लिश किया गया है इंडिया के अंदर में होगा, उससे क्या होगा कि बहुत सारे फर्म है जो दे आर फॉल्सली प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट प्रोडक्ट, जैसे ग्रीन, हर चीज में ग्रीन लाया जा रहा है। तो उस हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर क्लास एक्शन सूट के में जाएं, और दे कैन फाइल केसेस अंडर द सीसीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसमें है वो है सर्टिफिकेशन का।
फॉर एग्जाम्पल इसमें ओला इलेक्ट्रिक का बात हो रहा है, दे आर रिसीविंग 10,000 कंप्लेंट रिगार्डिंग डिले डिलीवरी, फॉल्टी प्रोडक्ट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, सेल्फ रिलायंस, पॉलिसी नहीं है पैशन है, हर एक फील्ड में बने। आर्बिट्रेशन नीड्स राइट टैलेंट, इसमें बात हुआ कि अभी जो आर्बिट्रेशन होता है वी आर फोकसिंग ऑन सिंगापुर आर्बिट्रेशन हब। अगर इंडिया में दिल्ली में अगर प्रमोट करें तो फायदा क्या होगा, ऐसे यहाँ पर SIAC सिंगापुर है, अगर दिल्ली में प्रमोट करें उससे फायदा क्या होगा, एक तो है कि आप जो MSME सेक्टर है उनको फायदा होगा कि वो सस्ते अफोर्डेबल लॉयर और बाकी IPR प्रोफेशनल को यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सिंगापुर जाकर के। जो बिग कंपनी उनको फायदा होगा कि लोकल अवेलेबिलिटी है, अब उनको सिंगापुर जाना नहीं है, वहां का जो कॉम्पिटिटिव लॉज है वो नहीं हो सकते। दूसरा, इंडिया में आर्बिट्रेशन हब अगर बढ़ेगा तो इंटरनेशनल जुडिक्शन नहीं मिलेगा, उससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो एपलेट ट्रिब्यूनल, एपलेट फिर एपलेट ट्रिब्यूनल हो गया, आर्बिट्रल अवार्ड हो गया, आउट ऑफ कोर्ट प्रोसेस हो गया, कोर्ट का जो एक पेंडेंसी है वो भी कम होगा। इंडिया में एक इकोसिस्टम बन सकता है, IPR प्रोफेशनल बाकी इंपॉर्टेंट जो लॉयर्स होते हैं। तो ये नीड है राइट टैलेंट, सिर्फ इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशन को लोग जो चलाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर ट्रेडिशनल बोट रेस, दिल्ली दाल लेक के अंदर, women empowerment and inclusivity, FSI is more proactive। और आजकल लोग अवेयर हो चुके हैं, फूड फार्मा और बहुत सारे यूट्यूबर है जो कहीं ना कहीं लेवल पढ़ो भारत और बाकी स्कीम प्रोसेस को फोकस करते हैं, उसे लोग के अंदर अवेयरनेस है कि कितना शुगर क्वांटिटी इसके अंदर में, हाई फैट हाई शुगर कंटेंट हाई सॉल्ट कितना है, उसके हिसाब से क्या क्लेम कर रहा है सही में। आटा नूडल्स जो है वो 3 चपाती के बराबर है, क्वेश्चन उठाते हैं, तो उस पर फिर कंप्लेन भी होता है और FSI अब स्लोली दे आर टेकिंग एक्शन। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल अभी हॉर्लिक्स पे फोकस किया गया था, बहुत बॉर्नविटा पे फोकस किया था, बॉर्नविटा में शुगर बहुत ज्यादा था, अभी शुगर कम कर दिया गया। तो पोल्यूशन पेनल्टी 15 लाख अहेड ऑफ दिवाली। तो ये शॉर्ट टर्म मेजर हो गया, IEP एक्ट 1996, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981, शॉर्ट टर्म मेजर। लॉन्ग टर्म मेजर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस क्या होना चाहिए। ब्रिक्स नॉट एन एंटी वेस्ट बट अ ट्रेड इनेबलर, डी डॉलराइजेशन एक एम है, और ओवरऑल बोल सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर, इंडिया का प्रेजेंस होना ही कि वो एंटी वेस्ट नहीं बनाता है। इंडिया बात करता है, बाकी कंट्री बात करते हैं, वी हैव टू रिड्यूस डोमिनेंस ऑफ द US लेड डॉलर, और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है विथ रिगार्ड टू द ट्रेड एज वेल एज जो हर एक कंट्री के ऊपर में एक पेनलाइजिंग लगता है, टेंडेंसी लगता है। फॉर एग्जाम्पल स्विफ्ट एक्शन लगता है अंदर रशिया के ऊपर में, ईरान के ऊपर लगता है। तो BUB चैलेंजेस, जिसमें बिहार यूपी या बंगाल मस्ट इंडस्ट्रियलाइज, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो आउट ऑफ रूरल माइग्रेशन कम होगा, BUB इसको लिख सकते हैं। और माइग्रेशन कम होगा तो ओवरऑल जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगा और पॉवर्टी भी रिडक्शन होगा। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट वहां पर होना चाहिए, हर एक जो यूपी है और बिहार और वेस्ट बंगाल है सबका अपना अपना एक्सपर्टीज है कुछ चीज को लेकर के, उसी एक्सपर्टीज फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हॉर्टिकल्चर और बाकी एस्पेक्ट में बिहार से ये उस पर फोकस कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग फोकस कर सकते हैं, यूपी में नोएडा हो गया अराउंडिंग सराउंडिंग रीजन, वहाँ पर MSME हो गया, हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिंग हो गया, उस पर फोकस कर सकते हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का एस्पेक्ट आ गया, जॉब क्रिएशन मनरेगा का रोल आ गया, तभी हो सकता है।
I'm finished. Thank you, everyone. We will take up next set of important articles for discussion. Do subscribe to Ansarkar.